वेलकम इन द न्यू वीडियो। आज हमने फंक्शनल लोकलाइजेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स चैप्टर के क्लिनिकल्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मोटर कॉर्टेक्स के क्लिनिकल्स को, तो आप जाहिर सी बात है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से जिस एरिया में लेजन होगी तो उससे ऑपोजिट साइड पे, उससे ऑपोजिट कॉन्ट्रालेटरल एक्सट्रीमिटीज़ में ही हमें पैरालिसिस यानी सिम्टम्स शो होंगे। आपने याद रखने की जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का मेन काम होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाना होता है, और दूसरा जो है इसने जो है स्किल्ड मूवमेंट्स को करवाना होता है। अगर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में कोई ख़राबी आती है ना, तो कोर्स मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, मूवमेंट्स को इनिशिएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स, लेकिन हम स्किल्ड मूवमेंट्स नहीं कर पाते। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का जो बिल्कुल अहम चीज़ है ना, वो स्किल्ड मूवमेंट्स को करवाना है, जो कि इसकी लेजन में नहीं हो सकती। मोस्ट इनका यही होता है, और मूवमेंट्स वैसे हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स। अब प्राइमरी मोटर एरिया का ब्रॉड मेन एरिया अगर हम देखें, जो एरिया नंबर 4 है, अगर इसकी लेजन खाली हो जाए वो ज़्यादा खतरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेकेंडरी मोटर एरिया। ठीक है, अगर दोनों एरियाज़ की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट ही जो कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब है वो पैरालाइज हो जाएगा। अगर सेकेंडरी मोटर एरिया की लेजन है ना, तो जाहिर सी बात है स्किल्ड मूवमेंट्स प्रोड्यूस थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन स्ट्रेंथ में इतनी कमी नहीं आती। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की लेजन से स्ट्रेंथ में बहुत कमी आती है। अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही खराब हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन के जो भी हमारे पास सिम्टम्स होते हैं वो हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर, जो प्राइमरी मोटर एरिया के किसी भी लेजन एरिया में लेजन की वजह से होता है। जाहिर सी बात है एपिलेप्सी ये सिंपल पार्शियल सीजर होता है, और इसमें ट्रेमर्स वगैरह और इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलती हैं, और उस पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है जो कि उस प्राइमरी मोटर एरिया में रिप्रेजेंट हो रहा था, जो कि इरिटेट हुआ है उस पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। लेकिन ये जाहिर सी बात है फैल भी सकता है, पहले तो फेस और फुट में ही होता है, लेकिन अगर ये स्प्रेड हो गया लेजन तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स भी फिर ज़्यादा हमें दिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मसल स्पेसिसिटी। याद रखिएगा कि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में अगर खाली मसला हो तो मसल टोन में बहुत कम चेंज आती है, लेकिन अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में मसला हो तो मसल स्पैज़म प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट देता है, जबकि जो सेकेंडरी वाला है वो एक्स्ट्रा पायरामिडल के अंदर कौन से ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। तो वो जो है बेसल गैंग्लिया से रेटिकुलर फॉर्मेशन से पास होते हुए जाते हैं। जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे होते हैं ना कॉर्टिकोस्पाइनल, वो डायरेक्ट हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, टीरो हॉर्न सेल्स में जाते हैं। लेकिन जो ये हमारे पास सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स जो फाइबर्स दे रहा होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल, वो पहले बेसल गैंग्लिया के पास जाएंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास जाएंगे, जो तमाम के तमाम स्पाइनल कॉर्ड को इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं है, वो मूवमेंट्स को कंट्रोल रखते हैं, इनहिबिटरी इंपल्सेस देते हैं। लेकिन अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और मसल स्पैस्टिक हो जाएगा, नहीं मसल में रिजिडिटी आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फ्रंटल आई फील्ड आती है। हमारे फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया होता है फ्रंटल आई फील्ड, जो कि कंजुगेट मूवमेंट ऑफ द आइज करवाता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आइज को मूव करवाएगा, ये राइट और लेफ्ट साइड पर। इसके बाद याद रखिएगा फ्रंटल आई फील्ड की कि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आइज को अफेक्ट नहीं करता, इस तरह से वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर राइट साइड पे लेजन हुई है, तो जिस साइड पे लेजन हुई है वहाँ पे आइज डेविएट हो जाएंगी दोनों की दोनों, लेकिन ऑपोजिट साइड पर आइज को हम टर्न नहीं कर सकते, वॉलेंट्रीली टर्न नहीं कर सकते। लेकिन इनवॉलेंट्री अगर हम कोई भी आइज की मूवमेंट करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं इनवॉलेंट्रीली, तो वो अनअफेक्टेड रहेगी, क्योंकि उसका जो ताल्लुक है विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब के साथ है, वो तो ठीक है, लेकिन हम वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आइज नहीं करवा सकते टुवर्ड द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेजन। साइड ऑफ द लेजन पे तो आइज डेविएट हो जाएंगी, अगर राइट साइड है तो राइट साइड पे डेविएट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास फ्रंटल लोब के अंदर आता है ब्रोका मोटर स्पीच एरिया। ये ब्रोका मोटर स्पीच एरिया अगर इसकी लेजन हो जाए तो हमारे पास एक्सप्रेसिव एफिजिया हो जाता है। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, मतलब याद रखिएगा कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एफिजिया का मतलब होता है कि हम वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इसे एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है। एक्सप्रेसिव का मतलब हम बोल नहीं पा रहे, हमें पता है कि हमने क्या वर्ड्स बोलने हैं, हम वर्ड्स को सुन भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, हम लिखे हुए वर्ड्स को भी समझ पा रहे हैं, हमें सुनने वाले वर्ड्स को भी समझ पा रहे हैं, हमें ये भी पता है हमने क्या बोलना है, इसके नतीजे में कि हमने क्या आंसर करें अगले बंदे को, लेकिन हमसे बोला नहीं जा रहा। हमारे कह सकते हैं कि मसल्स हमारा साथ नहीं दे रहे, मसल्स ऑफ लेरिंग्स फेरिंग्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए ब्रोका मोटर एरिया चाहिए होता है, जो कि इन तमाम मसल्स की मूवमेंट करवाता है, लेकिन वही ख़राब है, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो एक्सप्रेसिव एफिजिया है। वर्निंग सेंसरी स्पीच एरिया, ये वो एरिया है जो कि आपके लिखे हुए वर्ड को और सुनने वाले वर्ड दोनों को जो मीनिंग है उनका मतलब समझने में हमें हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर हमने कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, इस एरिया की मदद से हम पता चलेगा कि उस पैराग्राफ में लिखा क्या था, और मतलब लिखा क्या था वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें मतलब समझ नहीं आया उस पैराग्राफ का, कि हम मतलब हमारी इंटेलिजेंस ही कम हो गई है, कि हमें कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या उस पैराग्राफ के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम क्या वर्ड बोलेंगे। जब हमें बात समझ ही नहीं आई तो हम आगे उसको कन्वे कैसे करेंगे, जब बात समझ नहीं आई तो कन्वे भी नहीं कर सकेंगे, तो
इसलिए हम बोल तो सकेंगे, मतलब हमारा बोलने का सिस्टम बिल्कुल ठीक है, पेशेंट फ्लुएंट स्पीच बोल सकता है उसे, लेकिन उसे ये नहीं पता तो उसने बोलना क्या है। तो जब भी वो बोलता है तो उसके अल्फाज हमें समझ नहीं आते कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इसमें वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसे बोलता है कि हमें वर्ड्स उसके बिल्कुल समझ नहीं आते। इसमें अगर बोलता भी है, फ्लुएंट भी बोल सकता है, लेकिन उसके वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, मतलब बेढंगा सा बोलना। तो ये वर्निक सेंसरी, ये रिसेप्टिव एफेजिया। अगर किसी में ब्रोका और वर्निक दोनों ही खराबी हो, जाहिर सी बात है हम ना तो लिखे हुए और सुनने वाले वर्ड को समझ सकते हैं और ना ही उसके नतीजे में कोई स्पीच कर सकते हैं। तो ग्लोबल एफेजिया को यानी ना हम बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डोमिनेंट एंगुलर गायरस। एंगुलर गायरस की वजह से ना याद रखिएगा कि हम किसी भी वर्ड को रीड कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं। यानी हम मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रही हूँ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीफ्रंटल रीजन डज नॉट प्रोड्यूस, यानी ये पढ़ रही हूँ, तो ये मैं एंगुलर गायरस की मदद से पढ़ रही हूँ और विजुअल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में जो प्रेजेंट है उसकी वजह से, विजुअल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है उसकी वजह से पढ़ रही हूँ। लेकिन जो है अगर मैं इसको पढ़ लिया लेकिन हमें समझ ही नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है, तो जाहिर सी बात है वो वर्निक से फेजे का, वर्निक से फेजे का काम क्या होता है कि वो बताएगा कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं है, मिसाल के तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, तो ये वर्निक से फेजे की खराबी है। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ ही ना सकूँ, जब मैं इसे पढ़ ही नहीं सकूँगी तो जाहिर सी बात है ये किसकी खराबी है, एंगुलर गायरस की खराबी है कि मैं इसे पढ़ ही नहीं पा रही। तो ये हमारे पास इसका होता है कि हम राइट और रीड नहीं कर पाते, एलेक्सिया और इग्राफिया हो जाता है एंगुलर गायरस की वजह से।